आप सबको नमस्कार। हिंदी विभाग कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के अंतर्गत कविता से बतकही, इसमें हिंदी के आज के शीर्षस्थ कवियों पर बातचीत, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा, उनके संबंध में व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से मैं स्वर्ण जयंती व्याख्यान माला के आयोजन के लिए हिंदी विभाग को साधुवाद देता हूं और आज मुझे जिस विषय पर बात रखनी है अपनी, निर्मला पुतुल की काव्य संवेदना, उस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मित्रवर डॉक्टर प्रभाकरण जी ने मुझे एक तरह से निर्देशित किया। वे मेरे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उनका प्रेम मुझ पर है, उनका स्नेह है। मैं हृदय से आभारी हूं डॉक्टर प्रभाकरण के प्रति, संपूर्ण हिंदी विभाग के प्रति। इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थानों से शामिल हो रहे हिंदी के विद्वान अध्यापक, अध्यापिकाएं, शोधार्थियों और विद्यार्थियों, जिस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी है, आपको पता है, निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल के बारे में मैं थोड़ी सी परिचयात्मक टिप्पणी करना चाहता हूं। निर्मला पुतुल झारखंड की निवासी हैं। झारखंड वही प्रदेश है जो कुछ वर्ष पहले बिहार से अलग हुआ है, अब एक स्वतंत्र प्रदेश है वह। और संथाल परगना उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है झारखंड का। संथाल परगना की ही निवासी हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल मूलतः संथाली भाषा की कवयित्री हैं। 2004 ईस्वी में उनका पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था अपने घर की तलाश में। यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था रमणिका फाउंडेशन दिल्ली की ओर से। इस काव्य संग्रह के प्रकाशन के साथ ही निर्मला पुतुल ने एक कवयित्री के रूप में अच्छी खासी प्रतिष्ठा हासिल कर ली। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी कवि या कवयित्री का पहला काव्य संग्रह ही उसे इस रूप में प्रतिष्ठित कर दे। आजकल तो खास तौर से ऐसा बहुत कम हो रहा है, खास तौर से उस दौर में जब कई तरह से लोगों को स्थापित होने और स्थापित करने के लिए कई तरह की शक्तियां सक्रिय हैं। निर्मला पुतुल ने अपनी कविता के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी एक पहचान कायम की। अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन के साथ ही यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसी का परिणाम था कि साल भर के अंदर ही भारतीय ज्ञानपीठ ने
अपनी ओर से उनका दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित किया, मात्र साल भर के अंदर। यह अलग बात है कि नगाड़े की तरह बजते शब्द नामक इस काव्य संग्रह में अधिकांश कविताएं वही हैं जो उनके पहले के काव्य संग्रह में शामिल हैं। अपने घर की तलाश में, अपने घर की तलाश में जो संग्रह है, रमणिका गुप्त फाउंडेशन ने जिसे प्रकाशित किया था, उसमें मूल संताली में भी वो कविताएं हैं, लिपि जरूर देवनागरी है, और उसके बाद उसका अनुवाद सामने के पृष्ठ पर, दोनों साथ साथ प्रकाशित हैं। मूल संताली में कविता और साथ ही हिंदी में अनुदित कविता। 2014 में उनका तीसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, बेघर सपने। लेकिन जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि निर्मला पुतुल ने अपने पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन के साथ ही हिंदी साहित्य जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और लोगों ने गंभीरता से निर्मला पुतुल की कविता को पढ़ना चाहा और पढ़ा। निर्मला पुतुल आदिवासी क्षेत्र की न सिर्फ निवासी हैं, बल्कि स्वयं आदिवासी हैं। उनका पालन पोषण आदिवासी घर में हुआ है, उसी क्षेत्र में पली हैं, बढ़ी हैं, और जो भी शिक्षा उन्होंने अर्जित की है उसी क्षेत्र में रह करके अर्जित की है। निर्मला पुतुल की कविता का जो वैशिष्ट्य है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पहलू आदिवासियों के जीवन के उनकी कविता में आते हैं और बहुत ही ढंग से हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं। उनके संग्रह की पहली कविता का शीर्षक है, क्या तुम जानते हो। उसमें वो कहती हैं, घर प्रेम और जाति से अलग, एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम। क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत। पहली कविता में ही ऐसा सवाल, बहुत सीधा, बहुत सरल सा लगने वाला सवाल, कितना पेचीदा है यह वह आदमी जानता है जिसे उसका जवाब देना है। जाहिर है कि जवाब सरल नहीं है, प्रश्न भी सरल नहीं है, लगता सरल जरूर है। घर प्रेम और जाति से अलग, स्त्री की पहचान हजारों हजार वर्षों से हमारे समाज में किन रूपों में रही है, यह देखने की बात है। घर से उसकी पहचान होती है, उसके पिता के नाम से पहचान होती है, पति के नाम से पहचान होती है। पहचान का एक धरातल यह है। दूसरा धरातल है प्रेम, और जाहिर है यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह उस स्तर का भी प्रेम हो सकता है जो सचमुच काम में है, मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी अत्यंत महत्व
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस धरातल का भी प्रेम हो सकता है जो मनुष्य को नीचे से नीचे की ओर ढकेल देता है और उसके पतन का रास्ता भी साफ हो जाता है। यह भी धरातल है स्त्री की पहचान का एक धरातल। यह एक तीसरा धरातल है जाति। भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें जाति से पहचान, यह हमारे आज का ही नहीं, हजारों हजार वर्षों से चली आ रही व्यवस्था का एक कटु यथार्थ है, बहुत तकलीफ देह यथार्थ है। लेकिन यथार्थ तो यथार्थ होता है, उसे झुठलाया नहीं जा सकता है। जाति भी पहचान का एक आधार है हमारे समाज में। आप क्या हैं पूछने पर प्रायः लोग अपनी जाति का उल्लेख करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन तीन धरातलों पर हो रही पहचान को निर्मला पुतुल अपनी पहली ही कविता में नकार देती हैं और सवाल पूछती हैं कि क्या इससे अलग हमारी कोई पहचान है कि नहीं है। एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम? अपनी जमीन। स्त्री की पहचान अगर इन आधारों पर हो रही हो तो यह किसी भी स्त्री के लिए बहुत सुखकारक नहीं होगा, आनंददायक नहीं होगा। उसकी अपनी जमीन पर उसकी पहचान हो, यह उसके व्यक्तित्व की पहचान होगी। निर्मला पुतुल एक कवि के रूप में बहुत ही ठोस ढंग से अपनी बात रखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण? समस्त रिश्ते का व्याकरण, यह बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है। व्याकरण केवल भाषा का नहीं होता है, व्याकरण रिश्तों का भी होता है, समाज का एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण की ओर संकेत कर रही हैं कवयित्री। एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण, समस्त संबंध उसके किस तरह की संरचना में है, यह महत्वपूर्ण है। उसकी चर्चा करना चाहती है और मैं समझ रहा हूं कि एक कवयित्री अपने इस तरह की कविता के द्वारा समस्त समाज का, पाठक वर्ग का ध्यान अपनी कविता में व्यक्त खास तरह की संवेदना के प्रति आकर्षित करना चाह रही है। और यह संवेदना बहुत गहरे अर्थों में अत्यंत मानवीय है। स्त्री के जीवन यथार्थ में जो पीड़ा है, स्त्री के जीवन में जो व्यथा है, जो तकलीफ है, जो आज से नहीं हजारों हजार वर्षों से लगातार उसके साथ कायम रही है, उस जीवन यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति इनकी कविता करती है। आप देखिए, निर्मला पुतुल प्रश्नांकित कर रही हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को। पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। तो फिर जानते क्या हो तुम? अगर तुम यह नहीं जानते हो कि स्त्री के रिश्ते का व्याकरण क्या है, तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित के परे एक स्त्री के बारे में? दूसरी तरफ रसोई और बिस्तर का गणित है, एक तरफ जाति का सवाल, घर का सवाल, और दूसरी ओर रसोई और बिस्तर। इन स्तरों पर अगर पहचान
की जाती रही है स्त्री की, तो उसे सिरे से खारिज करती है निर्मला पुतुल और स्त्री के अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की घोषणा करती हैं। जोड़ घटाव, नफा नुकसान की बेहद मोटी परतों से जकड़ कर रखा गया है स्त्री को भारतीय समाज में, कामकाजी दुनिया में इन्हीं आधारों पर वह देखी जाती रही है। ये सारी चीजें एक झटके से अलग कर देती हैं निर्मला पुतुल। अपनी कल्पना में हर रोज, ये निर्मला पुतुल की कविता की पंक्तियां हैं जो मैं उद्धृत कर रहा हूं। अपनी जमीन तलाशती बेचैन स्त्री, उनकी कविता का शीर्षक है, उसकी पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं। अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है। घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी जमीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो। यह दूसरी कविता में भी आ गई, अंतरधारा के रूप में देखिए, ये बात यहां भी व्याप्त है। और मैं समझता हूं कि पुतुल की अधिकांश कविताओं में स्त्री की जो पीड़ा अभिव्यक्त हुई है अलग अलग रूपों में, उन सब में यह बात अंतरधारा के रूप में उपस्थित है। यह एक बड़ा वैशिष्ट है निर्मला पुतुल का। पुरुष दृष्टि से ही लोगों ने स्त्री को देखा है। आज तक हमने पुरुष दृष्टि से, जाहिर है कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में दृष्टि भी पुरुष की ही वर्चस्वशाली दृष्टि होती है, उसी दृष्टि से देखा गया है स्त्रियों को। स्त्रियों की दृष्टि से देखने का उपक्रम शुरू होना चाहिए। कम से कम स्त्री तो निश्चित रूप से यह बात कह सकती है, उसे कहनी चाहिए यह बात। निर्मला पुतुल एक कवयित्री के रूप में स्त्री की पहचान के लिए ज्यादा चिंतित हैं। स्त्री की एक सुदृढ़ भित्ति हो, एक मजबूत भित्ति पर अवस्थित हो वह, उसका अस्तित्व, उसकी पूरी अस्मिता समाज के सामने इस रूप में स्त्री की प्रतिष्ठा देखना चाहती हैं निर्मला पुतुल। आदिवासी स्त्रियां, उनकी एक कविता का नाम है आदिवासी स्त्रियां। आप देखेंगे मित्रों कि निर्मला पुतुल की कविता में एक ओर तो स्त्री जीवन की पीड़ा है, दूसरी ओर आदिवासी जीवन की पीड़ा है, जिसको दोहरा अभिशाप, एक लेखिका ने दोहरा अभिशाप उसको माना है। और सचमुच कहीं न कहीं दोहरा अभिशाप की स्थिति निर्मला पुतुल की कविताओं में बार बार हमको दिखाई पड़ती है। उस कविता में वो लिखती हैं, उनकी आंखों की पहुंच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया, आंखें जहां तक देख पाती हैं बस। वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती हैं उनकी चीजें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडियां। उनके घर के आसपास जो पगडंडी है, उस पगडंडी को सौभाग्य नहीं मिलता कि वो राजमार्ग तक पहुंच पाए, उसके पहले ही दम तोड़ देती है पगडंडी। क्या कहना चाहते हैं? मुख्य धारा से, विकास के राजमार्ग से कितनी दूर है इनकी बस्ती। आदिवासी स्त्री पुरुष जो भी हैं, जो अत्यंत पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं, विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर पड़े हुए इन गांव में, बहुत दूर स्थित इन बस्तियों में आदिवासी स्त्रियों की जो व्यथा है, जो उनकी पीड़ा है, वो बार बार
झांकती है किसी न किसी रूप में निर्मला पुतुल की कविताओं में। दिल्ली तक कैसे पहुंच जाती हैं वो तस्वीरें, वो खबरें जिनमें ये स्त्रियां रहती हैं, ये सवाल करती है, इसे पता नहीं जानती है, लेकिन पाठक जानता है। इस कविता की खासियत यही है कि पाठक को ये कविता बता देती है कि आप तो जानते ही हैं, मैं भी जानती हूं, कवयित्री भी जानती है। ये कविता जिस तरह से लिखी गई है, कविता का टोन बता देता है कि निर्मला पुतुल एक जागरूक कवयित्री हैं। तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों। आदिवासी स्त्रियां पत्तल बनाती हैं, पत्तल बिनती हैं, जो जंगली पेड़ों से जो बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं, उन पत्तों के सहारे अपनी जीविका अर्जित करती हैं। ये पूछ रही है, बता रही है, टिप्पणी भी कर रही है कवयित्री। तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। हजारों पत्तल मिल करके भी एक आदिवासी का पेट नहीं भर सकते। कितनी बड़ी विडंबना है। उन पत्तलों पर हमारा पेट भरता है, आपका पेट भरता है, लेकिन जिन्होंने, जिन हाथों ने उन पत्तलों को तैयार किया है, खाने पीने लायक बनाया है, उनका पेट नहीं भरता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और यह विडंबना आज के समय का एक सचमुच अत्यंत कष्टदायक यथार्थ है। निर्मला पुतुल को यहाँ किसी ईश्वर तत्व की याद नहीं आती है। मध्यकाल का कवि होता तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता, प्रार्थना करने लगता कि हे भगवान आप दीजिए, आपने ही मुंह दिया है, आप ही इसमें दाना पानी भी देंगे, आप ही हमारे पेट का भरण पोषण करेंगे, हमारा भरण पोषण आप करेंगे। भूख की चर्चा मध्यकाल की कविता में भी, हिंदी कविता में खूब भी है। चाहे कबीर दास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, सब ने भूख की बार बार कई रूपों में, उस जमाने में जो जनता थी, जो सचमुच बहुत कष्ट में थी, शोषित और पीड़ित जनता थी, जिसको पेट के लाले पड़े रहते थे, उसकी व्यथा कथा कही है। भूखा भूखा क्या करे, कहा सुनावे जोग लोग, भाड़ा गढ़ जिन मुख दिया, सोई पुरवन जोग। ये कबीर दास की पंक्तियां हैं मित्र। कहते हैं कि भूखा भूखा तुम क्या कर रहे हो, मत लोगों को सुनाओ, क्योंकि कोई तुम्हारा पेट नहीं भर देगा। जिसने मुंह दिया है वही मुंह में दाना भी डालेगा। ईश्वर का ही सहारा है, राम नाम का जपना है एक उसका उपाय। भूख को मारने का एक उपाय है, पेट भरने का उपाय है ईश्वर का भजन। मध्यकाल का कवि यही सोचता था। चेतना मध्यकालीन थी। निर्मला पुतुल आज की कवयित्री हैं। ये ईश्वर को याद नहीं करती हैं, जानती हैं कि भूख है, लेकिन इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करती हैं। इनको मालूम है कि भूख का कारण क्या है, किन लोगों की वजह से ये लोग भूखे हैं, ये अच्छी तरह पता है। और इनकी कविताओं में बार बार इस तरह का संकेत मिलता है। उनकी कविता है जिसका नाम है बिटिया मुर्मू के लिए। उसमें जो पंक्तियां आती है मित्रों, 3-4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, बहुत मार्मिक है। और इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए, यथा स्थिति को तोड़ने के लिए कवयित्री क्या सोचती हैं, इस बात को वे पंक्तियां बहुत स्पष्ट रूप में सामने लाती हैं। वे लिखती हैं कि उठो, कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ। आप देखिए कवि कितने साफ ढंग से समझ रही हैं, कवित्री समझ रही हैं कि साजिश के कारण पेट भूखा है। किसी साजिश
जो पीछे चल रही है, सामने नहीं। साजिशें तो मित्रों पीछे ही चला करती हैं, सामने जो चीज होती है उसको साजिश नहीं कहा जाता है। उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिनगारी। बेहतरीन काव्य पंक्तियां मित्रों, और मैं समझता हूं कि निर्मला पतुल की कविता के मर्म को समझना अगर है तो इस तरह की पंक्तियों पर थोड़ा ठहर करके हमको विचार कर लेना चाहिए। उठो कि जहां तुम हो वहां से उठो, जहां हम हैं, जिस भूमिका में हैं हम अगर कुदाल चलाने वाले हैं, फावड़ा चलाने वाले हैं, वहीं उठ जाएं। किसान हैं, हल चला रहे हैं, वहीं उठें। विद्यार्थी हैं, वहीं उठें। पत्तल बीन रहे हैं, वहीं उठें। जहां हम हैं वहीं सक्रिय हम हो जाएं। अगर चेतना हम में जग जाए तो फिर जैसे तूफान से बवंडर उठता है, तूफान को देखा है आपने भी, उसमें कभी कभी बवंडर, बहुत जोरदार बवंडर होता है। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, आप देख लीजिए कि ये कवयित्री के हृदय का बवंडर है जो जमाने से संचित है। यह बवंडर उठना चाहिए, यह कामना है निर्मला पतुल की, और उठती है जैसे राख में दबी चिनगारी। राख एकदम मरी हुई है, लोगों को समझ में यही आता है, लेकिन संभव है कि उसमें चिनगारी छिपी हुई हो, चिनगारी दबी हुई हो। इसकी संभावना बराबर रहती है। निर्मला पतुल की जो काव्य संवेदना है, राख में दबी हुई चिनगारी को देख लेती है और चाहती है कि उस चिनगारी की तरफ ही, उस चिनगारी की तरह ही हम भी उठें। आदिवासी पुरुष, आदिवासी स्त्रियां सब उस तरह ही उठे। निर्मला पतुल की कविता की एक जो खास विशेषता मुझे लगती है, वे सिरे से नकारते हैं रोमांटिक दृष्टिकोण को। साहित्य में रोमांटिसिज्म का आंदोलन किसी जमाने में आया था, हम जानते हैं। भारत में भी 20वीं शताब्दी में छायावाद एक तरह से अंग्रेजी के रोमांटिक काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कहीं न कहीं उसमें कल्पना का आधिक्य था। निर्मला पतुल जिस समाज में रह रही हैं, उस समाज में उस तरह के रोमांटिक आग्रहों के लिए बहुत जगह नहीं है। अगर जगह है भी तो दूसरे लोगों के मानस में जगह होगी उसके लिए। निर्मला पतुल के मानस में कम से कम उसके लिए जगह नहीं है। वे लिखती हैं एक जगह आदिवासी लड़कियों के बारे में, ये कविता है, उसमें कह रही हैं वो कि आदिवासी स्त्रियां जब हंसती हैं फेनिल दूध सी, फेनिल दूध सी, इसमें फेन हो, निश्चल हंसी, तब झरझरा कर झरते हैं पहाड़ की कोख में मीठे पानी के सोते। किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? किसने? आप देखिए मित्रों कि कितना जबरदस्त आग्रह है यथार्थ की ओर। निर्मला पतुल के मानस में यथार्थ चक्कर मार रहा है, आदर्श नहीं है। किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ कि मीठे पानी के झरने की तरह, मीठे पानी के सोते की तरह आदिवासी स्त्रियों की हंसी लगती है उन्हें। यह भाषा रोमांटिक एटीट्यूड को प्रकट करती है। निर्मला पतुल
इसका निगेट करती हैं, इसको अस्वीकारती हैं, ये कहते कि नहीं, उस भाषा में जिसने भी ऐसा लिखा है इन लड़कियों के बारे में, वह इन लड़कियों का सही चित्र नहीं है, वह बिल्कुल एक तरह से निरर्थक चीज है कवयित्री निर्मला पुतुल के लिए। तो जाहिर है कि इनकी कविता में रियलिस्टिक अप्रोच है, यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है जीवन को देखने का, जहां आदर्श के लिए कोई जगह नहीं बची है। जीवन को यथार्थ परक ढंग से अगर नहीं देखेंगे तो फिर हम निर्मला पुतुल की कविता को भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए मित्रों कि एक जगह वे लिखती हैं अपनी कविता में, तुम्हारी भाषा में बोलता वह कौन है जो तुम्हारे भीतर बैठा कुतर रहा है। कुतरना हम सब लोग समझते हैं जैसे चूहे कुतरते हैं, तुम्हारे भीतर बैठा कुतर रहा है, तुम्हारे विश्वास की जड़ें दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में। ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है मित्रों, आप ध्यान से देखेंगे इनको तो आपको कई दूसरी चीजें भी याद आएंगी। दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनाकर कई कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुंडेर पर। यह सवाल है निर्मला पुतुल का, और यह सवाल भी कितना सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब कितना कठिन है यह भी हम समझ रहे हैं। गणतंत्र की झांकियों में नुमाइश बनकर तुम गए हो। आदिवासी लोग, आदिवासी लड़कियां देश भर से, अलग अलग क्षेत्रों से झांकियों का हिस्सा बनकर गणतंत्र दिवस में भाग लेते हैं, नुमाइश के रूप में तालियां बटोरते हैं। लेकिन वो तालियां सचमुच कौन बटोरता है, उनका फल कौन बटोरता है, यह कहना आवश्यक नहीं है। कविता में तो व्यंजना होती है, व्यंजना से कवित्री ने सब कुछ कह दिया, उसके फल का भागीदार कोई और होता है, कुछ और लोग हैं जो तुम्हें नुमाइश बनाकर ले जाते हैं वह वहां, और असली फल तो वे ही खाते हैं, तुमको कुछ मिलता नहीं है। गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुड़ेर पर। बहुत बेहतरीन मुहावरा है और बहुत ही, जिसको कहा जाए कि बहुत ताकतवर मुहावरा। घर की मुड़ेर पर गणतंत्र की चिड़िया का बैठना। कभी तुमने एहसास किया है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, तुम्हारी स्वतंत्र अस्मिता है। मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सौंपा देश को, उस अवसर पर एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था दिल्ली में। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आज से हम, संविधान जब से लागू होगा, एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में सब बराबर हैं, एक मत सबका हर व्यक्ति के पास है, लेकिन दो तरह की व्यवस्था रहेगी। राजनीतिक धरातल पर तो हम बराबरी महसूस करेंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक धरातल पर गैर बराबरी बनी रहेगी। अगर यह उनकी आशंका थी तो हम सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं महसूस करेंगे अपने को। यह आदिवासी कवयित्री पूछती है अपने गांव के, अपने पड़ोस के लड़के से,
चुड़का सोरेन नामक लड़के से, जो उसकी कविता का पात्र है, कि क्या कभी तुम्हारे छत की मुड़ेर पर बैठी है गणतंत्र की चिड़िया? कहीं न कहीं जो सवाल था, जो आशंका थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मन में कि गैर बराबरी बनी रहेगी अगर समाज में और आर्थिक क्षेत्र में, तो सही अर्थों में गणतंत्र का फल सबको नहीं मिल पाएगा। रघुवीर सहाय हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि, उन्होंने किसी दौर में एक कविता लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था, जनगण मन में खड़ा, वो भी सवाल एक पूछते हैं, निर्मला पुतुल ने चुड़का सोरेन से जो सवाल पूछा है, रघुवीर सहाय ने कभी अपनी कविता में भी उसी तरह का एक सवाल पूछा था उन्होंने कि जनगण मन में खड़ा कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाती, कौन भारत भाग्य विधाता है? यह सवाल अगर रघुवीर सहाय के मानस में उठा था उस दौर में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, जब बेहद सक्रिय थे रघुवीर सहाय अपनी कविता में, तो उस समय अगर सवाल उठा था तो उनके 50 साल बाद, 60 साल बाद झारखंड में रहने वाली एक कवयित्री निर्मला पुतुल के मानस में भी वही सवाल उठा है, वही आशंका है कि जनतंत्र का फल जहां पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा है। यह सामाजिक जो जागरूकता है मित्रों, यह सामाजिक जागरूकता जो आनी चाहिए कविता में, वह निर्मला पुतुल की कविता में है। बार बार हम इसको महसूस करते हैं। आप देखेंगे कि उसी कविता में निर्मला पुतुल एक जगह कहती हैं कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं सारे लोग, दिल्ली की तरफ मुखातिब है, दिल्ली ले जाया जाता है, दिल्ली का सपना दिखाया जाता है, मोहक सपने दिखाए जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में झारखंड की लड़कियां काम करती हैं। रिकॉर्ड है, ये सरकारी दस्तावेज गवाह है इस बात के कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी स्त्रियां दिल्ली के घरों में आया का काम करती हैं, आया का काम करने के लिए मजबूर हैं और एक तरह के शोषण के जाल से मुक्त होना चाहती हैं। वो मुक्ति के एहसास का सपना उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन एक दूसरी तरह के जाल में वे फंस जाती हैं। महानगर की चकाचौंध में जा करके जो उन्होंने सोचा था, जो सपना उन्होंने देखा था कि अपने दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे, वह मुक्ति उन्हें वहां जाने पर भी नहीं मिलती है। मैं समझता हूं कि निर्मला पुतुल ने इस ओर भी बहुत ध्यान से देखा है और अपने पाठकों को उनकी आंख में उंगली डालकर बताने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है कि इस तरह की नारकीय स्थितियों में आदिवासी स्त्रियां पड़ी हुई हैं, चाहे घर में चाहे बाहर। उनकी कविता में एक शब्द आया है आनंद भोगी। आनंद भोगी लोग कहते हैं कि आनंद भोगी लोग हैं, दिल्ली में तो आनंद भोगी लोग हैं। ये पूरा जो मध्य वर्ग है, जो आनंद का भोग करने में, मध्य वर्ग का एक और बड़ा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर ही सब कुछ पी जाने में विश्वास ही नहीं करता है, वो सचमुच वैसा करता है।
इस तरह के लोगों से जो कुछ बचा रह जाएगा वही उन आदिवासी पुरुषों और स्त्रियों के हिस्से में आ सकता है। और वहां भी लूट खसोट की हजार हजार निगाहें सक्रिय रहती हैं। आया बनाने वाली फैक्ट्री पश्चिम की ओर, ये मुहावरा है, ये दिल्ली के संदर्भ में निर्मला पुतुल कहती हैं कि आया बनाने वाली फैक्ट्री, आया जो घरों में काम करने वाली लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो झारखंड की हैं, बस्तर की हैं, आदिवासी इलाकों की वो लड़कियां जिन फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां वो क्या है मित्रों, आया निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां महानगरों में बड़ी बड़ी संख्या में कार्यरत ऐसी आदिवासी स्त्रियों लड़कियों की व्यथा की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति करके निर्मला पुतुल ने पाठकों के मन में संवेदना के तार झंकृत कर दिए हैं। और मैं समझता हूं कि कवि का जो काम है वह सचमुच कर रही है निर्मला पुतुल। बाजारवादी व्यवस्था में बाजारवाद पर उनकी बहुत गहरी निगाह है और जानती हैं कि बाजार किस रूप में उनके इलाके में प्रवेश कर गया है और किस रूप में उनकी संस्कृति को भी पण्य वस्तु बनाकर छोड़ दिया। पण्य वस्तु मित्रों कहते हैं खरीद बिक्री की वस्तु। खरीद बिक्री की वस्तु अगर संस्कृति को बनाया जाने लगे तो यह किसी भी समाज के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण समय होता है, दौर होता है। बाजारवादी व्यवस्था के चक्रव्यूह में घुटते पिसते दम तोड़ते आदिवासी स्त्रियों लड़कियों ही नहीं, वहां के पुरुषों की व्यथा को भी निर्मला पुतुल ने अपनी काव्य संवेदना के दायरे में समेटा है। आप देखिए, संथाल परगना अब नहीं रह गया संथाल परगना, निर्मला पुतुल लिखती हैं, बहुत कम बचे रह गए हैं अपनी भाषा और वेशभूषा में यहाँ के लोग। बहुत कम बचे रह गए अपनी भाषा और वेशभूषा में। जब मैंने भाषा अपनी भाषा की बात सुनी, आदिवासियों की भाषा की चर्चा कर रहे हैं निर्मला पुतुल और उनकी वेशभूषा की चर्चा कर रही हैं और इस बात पर तकलीफ प्रकट कर रही हैं कि अपनी वेशभूषा में लोग बहुत कम रह गए हैं और अपनी भाषा में कम रह गए हैं, तो मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दो चीजों पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे कि किसी भी राष्ट्र के लिए दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भाषा का सवाल और भूषा का सवाल। भूषा यही है मित्रों, वेशभूषा जिसको कहा जाता है, पहनावे ओढ़ावे का सवाल और भाषा का सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आप देखें कि जो बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मानस में थी, भाषा और भूषा का सवाल उठाते हैं वो अपने दौर में, निर्मला पुतुल कहीं न कहीं अपने ढंग से अपने समय में आदिवासियों के जीवन के संदर्भ में वही सवाल उठा रही हैं। वे कहती हैं उतना भी बच नहीं रह गया वह संथाल परगना में जितनी की उनकी संस्कृति के किस्से। संथालों की संस्कृति नष्ट हो रही है, उनकी भाषा नष्ट की जा रही है, उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ उनका छीना जा रहा है। आप जान रहे हैं मित्रों की जल जंगल और जमीन से लगातार उनको बचाए रखने की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं आदिवासी पूरे देश में। कई तरह की शक्तियां काम कर रही हैं उनको इन चीजों से बेदखल करने के लिए। बहुतों की गिद्ध दृष्टि बनी हुई है, लगातार वहां कायम है। ऐसे में कवयित्री कह रही है कि उतने भी नहीं बचे रह गए संथाल परगना में वे जितने कि उनकी संस्कृति किससे।
नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन जीवन किस्सों में केवल मौजूद रहेगा, तस्वीरों में मौजूद रहेंगे आदिवासी। दिल्ली की नुमाइश में, दुनिया की बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में नुमाइश के लिए रखी जाने वाली तस्वीरों में वो मौजूद रहेंगे। हकीकत में उनके अस्तित्व पर खतरा बराबर मौजूद है, मंडरा रहा है। संस्कृति का अगर विनाश हुआ तो हम समझते हैं कि यह एक तरह से विनाश है मनुष्यता का, एक बहुत बड़े क्षेत्र का सांस्कृतिक विनाश। उस पूरे क्षेत्र में मानव समाज का विनाश है। कहीं न कहीं निर्मला पुतुल इस विनाश से बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। एक उनकी कविता है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए, शीर्षक है कविता का। उसमें उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया है। जाहिर है कि वो पुरुषों के लिए वो संबोधित है। तुम इसमें पुरुष है, तो मैं क्या हूं तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे कभी एक तकिए के रूप में देखते हो, कभी खूंटी के रूप में देखते हो, कभी घर के रूप में देखते हो, कभी डायरी के रूप में देखते हो, कभी खामोश खड़ी दीवार के रूप में मैं तुम्हें नजर आती हूँ, कभी गेंद बनाकर तुम मुझसे खेलते हो, कभी चादर की तरह मुझे देखते। तुम इन 6-7 शब्दों में लपेट लिया। आप देखिए, पुरुषवादी जो दृष्टि है उसको इस तरह से बेधती है वो, एक सवाल बन करके। कहती हैं कि चुप क्यों हो, पूछ रही है कि चुप क्यों हो, कहो न क्या हूं मैं तुम्हारे लिए। यह भी सवाल कितना मर्मांतक है, कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो बिंब आए हैं, चाहे तकिया हो, खामोश खड़ी दीवार हो, चादर हो, घर हो, ये सारी चीजें बता रही हैं कि किस तरह से स्त्रियां जिस चक्रव्यूह में जमाने से घिरी हुई हैं, उसको बेधने, उसको भेद करके उसको लांघने का प्रयास कर रही हैं आज के दौर में, और उस प्रयास को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही हैं निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में। आप देखिए, निर्मला पुतुल की जो एक कविता है उसमें जो दर्द उभरा है वह सचमुच बहुत ही ढंग से हमारी संवेदना को जगा देता है। उनकी जो कविता है जिसका नाम है अपने घर की तलाश में, और जाहिर है कि अपने घर की तलाश में उनका पहला संग्रह है, उसका नाम है अपने घर की तलाश। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। उसमें वो लिखती हैं, धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती, हांफती, भागती तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। यहां निर्मला पुतुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो सवाल उठाती हैं, और जितनी अच्छी भाषा में उठाती हैं मित्रों, यह सचमुच बहुत ही मार्मिक है। यह सवाल अपने आप में मार्मिक है। और जब मैंने यह कविता पढ़ी तो मुझे अनायास याद आ गई केदारनाथ सिंह की एक कविता की। उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस कविता में जो प्रश्न है उसको देखें, समझें, और देखें कि उस तरह के प्रश्न से कहीं निर्मला पुतुल की
कविता का भी तो कोई संबंध नहीं है। प्रश्न की भाषा क्या एक ही जैसी है, एक ही लहजा है या नहीं है? आप देखिए निर्मला पतुल जिस तरह से सवाल पूछती हैं, मैंने पढ़ दिया, अब मैं पढ़ रहा हूं केदारनाथ सिंह की उस कविता की आखिरी पंक्तियां, जिसका शीर्षक है एक पारिवारिक प्रश्न। केदारनाथ सिंह ने यह कविता लिखी थी 1957 में, जब एकदम युवा थे केदारनाथ सिंह। इस कविता ने केदारनाथ सिंह को हिंदी कविता जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण कवि के रूप में पहचान दिलाई थी, प्रतिष्ठा दिलाई थी। शीर्षक है एक पारिवारिक प्रश्न। अब देखिए वो कविता बहुत छोटी सी है। छोटे से आंगन में मां ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहां रोप दूं, यह सवाल है वहां। उसके बाद जो लिखते हैं केदारनाथ सिंह, आप उन पंक्तियों के साथ निर्मला पुतुल की कविता में जो सवाल आए हैं उनको मिलाकर देखेंगे। उसके बाद लिखा है केदारनाथ सिंह ने, मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूं वन वन, पर्वत पर्वत रेती रेती बेकार। बस यही पंक्तियां हैं, यही खत्म हो रही है केदारनाथ सिंह की कविता। मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूं वन वन। अब देखिए निर्मला पुतुल अपनी कविता में, जिसका शीर्षक है अपने घर की तलाश में, क्या कह रही हैं। केदारनाथ सिंह ने कहा कि मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूं वन वन। और ये अब निर्मला पुतुल की कविता से मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं। केदारनाथ सिंह भी मुट्ठी में सवाल लेकर दौड़ रहे हैं, निर्मला पुतुल भी ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। मुट्ठी भर सवाल लिए मैं, दौड़ती हाँफती भागती तलाश रही हूं सदियों से निरंतर अपनी जमीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। विस्मयादि बोधक, दो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कवित्री ने यहां किया है। केदारनाथ सिंह की कविता में भी दौड़ रहा वन वन, पर्वत पर्वत रेती रेती, कह दिया बेकार। यहां भी बेकार व्यंजित है बेकार। केदारनाथ सिंह जिस जमीन पर खड़े होकर सोच रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आप देखें कि क्या उसी तरह की जमीन निर्मला पुतुल की नहीं है। संदर्भ भले बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन कविता का धरातल वही है मित्रों, जो केदारनाथ सिंह का धरातल है। मुट्ठी में प्रश्न लेकर वे भी घूम रहे हैं, उनका कवि भी बेचैन है, धरती के इस छोर से उस छोर तक दौड़ रहा है, हाँफ रहा है, वन वन जंगल जंगल रेती रेती। निर्मला पुतुल भी ठीक उसी तरह का सवाल लेकर के हाँफती दौड़ती घूम रही हैं और तलाश रही हैं सदियों से अपनी जमीन, अपना घर। आप देखिए कि किस तरह से संवेदना के स्तर पर एक कवि, एक बड़ा कवि अपने परवर्ती कवि से अपने तार जोड़ता है। एक पीढ़ी की हृतंत्री कैसे झंकृत होती है अगली पीढ़ी की हृतंत्री के रूप में, यह देखने की बात है। मैं नहीं जानता हूं कि निर्मला पुतुल ने केदारनाथ सिंह की यह कविता, जिसका शीर्षक है एक पारिवारिक प्रश्न, पढ़ी है या नहीं। मेरे पास जानने का कोई उपाय नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कवि से पूछने की जरूरत नहीं है। कवि जो लिखता है वो अपनी कविता में लिखता है, इसलिए अलग से उसका वक्तव्य लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कम से कम मैं नहीं मानता हूं कि अलग से उसका वक्तव्य बहुत सार्थक होता है, मेरा इसमें विश्वास नहीं है। जो भी बात उसको कहनी है उसने अपनी कविता में कह दी है, निर्मला पुतुल ने कह दी है। साहित्य में अंतर पाठीयता की चर्चा आजकल होती है। अंतर पाठीयता, जो
अंग्रेजी में इंटरटेक्सचुअलिटी कहा जाता है, जिसको इंटरटेक्सचुअलिटी, इसी तरह के संदर्भों में वह आकार ग्रहण करती है। पता नहीं पढ़ी है कि नहीं उन्होंने कविता, लेकिन केदारनाथ सिंह मौजूद हैं, उनका प्रश्न मौजूद है इनके मानस में, हमारे आपके मानस में भी न जाने कैसे कैसे प्रश्न मौजूद हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न मौजूद हैं जो संभव है आज से हजारों साल पहले के कवियों के मानस में रहे हों, विचारकों के मानस में, चिंतकों के मानस में रहे हों। संभव है किसी न किसी रूप में हमारे सवाल का कोई तार वहां से जुड़ रहा है, क्योंकि उनका भी जो रिश्ता है अपनी जमीन से, अपने समाज से, अपने धरातल से रहा है, और हमारा भी रिश्ता, और सचमुच अगर कवि है, कोई महत्वपूर्ण कवि है, तो उसका अपने जमाने से गहरा रिश्ता होना ही चाहिए। निर्मला पुतुल की एक कविता है, उसका शीर्षक है पहाड़ी पुरुष। उसमें देखिए वे कहती हैं, लिखती है, कविता की पंक्ति है, पा से पहाड़, पहाड़ पर अपनी कुल्हाड़ी की धार, पहाड़ पर अपनी कुल्हाड़ी की धार भी पिजा रहा है वह अपने भीतर का भोथरापन। पहाड़ी पुरुष के बारे में ये कह रही हैं कि एक पहाड़ी पुरुष मतलब आदिवासी पहाड़ पर बैठ करके पिजा रहा है अपनी कुल्हाड़ी की धार। पिजाना विशुद्ध झारखंड और बिहार के क्षेत्र में प्रचलित एक शब्द है, क्रिया है, धार देना। जैसे कोई चाकू पर, छुरी पर धार देता है, उसको तेज बनाता है, कुल्हाड़ी पर धार देता है, उसके लिए शब्द चलता है पिजाना। कह रही हैं कि वह आदिवासी पुरुष अपनी कुल्हाड़ी की धार पिजा रहा है, कुल्हाड़ी को धारदार बना रहा है। यह प से पिजाना, प से पहाड़ और प से पिजाना, धार दे रहा है। ये कम बड़ा संकेत नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ नहीं है। प से अपनी चेतना में वह धार पैदा कर रहा है। यह मुझे लगता है कि वह धार नहीं है जो अरुण कमल की कविता में अपनी केवल धार के रूप में मौजूद है। अरुण कमल कहते हैं कि सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार। यह मध्य वर्ग का एक कवि लिख रहा है, सब कुछ लिया उधार। लेकिन निर्मला पुतुल के यहाँ यह सब कुछ लिया उधार वाला मामला नहीं है। यह हमारी आपकी दुनिया में है कि सब कुछ लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में। वहां सब कुछ उन्हीं का है, पहाड़ भी उन्हीं का है, जंगल उन्हीं का है, वो वृक्ष उन्हीं के हैं जिनकी डालियां वो को काटनी है, और जिन डालियों को सुखा करके उसको अपने घर के चूल्हे में आग तापनी है, जिस पर अपनी रसोई बनानी है। सब कुछ उन्हीं का है। यह अरुण कमल की कविता से आगे की चीज है। यह धार वहां दे रहा है पहाड़ी पुरुष, एक आदिवासी पुरुष, तो पिजा रहा है, और कुल्हाड़ी उसी की है, उसी में धार दे, अपनी कुल्हाड़ी में धार दे रहा है। दूसरे का सब कुछ उधार लिया हुआ नहीं। उधार लेकर जो चलता है आगे, वो बहुत दूर तक नहीं बढ़ सकता है जीवन में। यह चेतना उसके अंदर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि निर्मला पुतुल की कविता में जो यह बात आई है वह मुझे सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। और यह धार कोई मामूली धार नहीं है। जैसा मैंने कहा कि प से पहाड़, यह जो प से पहाड़ है, फिर मुझे इस तरह का मुहावरा केदारनाथ सिंह की ओर ले जाता है। पता नहीं क्यों बार बार केदारनाथ सिंह मुझे याद आते हैं। मैं उनकी एक कविता
से कुछ अंश पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है महानगर में कवि। 1984 में लिखी गई कविता, और जो उनकी कविता का संकलन है प्रतिनिधि कविताएं राजकमल प्रकाशन से जो छपी हुई है, उसकी पहली कविता है ये महानगर में कवि। अभी मैंने निर्मला पुतुल की कविता से पढ़ा है, प से पहाड़ और प से पिजाना, धार देना, कुल्हाड़ी में धार देना। प से प अक्षर उन्हें कुल्हाड़ी में धार देने की तरफ ले आता है, पिजाने की तरफ ले आता है, उसकी याद दिलाता है निर्मला पुतुल को। और केदारनाथ सिंह की कविता महानगर में कवि में कवि क्या लिखते हैं आप देखें। क माने क्या, ये भी वर्ण की बात कर रहे हैं। क माने क्या, एक बुढ़िया पूछती है सिपाही से, सिपाही पूछता है अध्यापक से, अध्यापक पूछता है क्लास के सबसे खामोश विद्यार्थी से। क माने क्या, सारा शहर पूछता है, और इस इतने बड़े शहर में कोई नहीं जानता कि वह जो कवि है हर बार ज्यों ही उठाता है हाथ, त्यों ही उस चमकती दीवार पर लिखता है क, कर दिया जाता है कत्ल। आप देखिए मित्रों, केदारनाथ सिंह की कविता में जिसका शीर्षक है महानगर में कवि, कवि जब महानगर में है तो क्या हालत होती है उसकी। लिखता है वह चमकती दीवार पर क, कर दिया जाता है कत्ल। आप देखिए महानगर में कवि का क्या हाल है। आज से 35-36 44 वर्ष पहले, 35-36 वर्ष पहले वो कविता लिखी गई थी महानगर में कवि। उस कविता में जो संवेदना है निर्मला पुतुल की कविता की संवेदना के तार उससे भी जुड़ते हैं। प से पहाड़, वहां क से कत्ल है, कवि महानगर में है, उसको यह स्वतंत्रता नहीं है, कत्ल कर दिया जाता है उसका, क से कत्ल हो गया। लेकिन निर्मला पुतुल की कविता में आकर आदिवासी पुरुष जो पहाड़ पर बैठा है, अपनी कुल्हाड़ी लेकर बैठा है, उसमें प से पिजाना बन जाता है। यह क्रिया है, यह दूसरे ढंग की क्रिया है। कत्ल दूसरे के हाथ में है, कत्ल का निर्णय कोई दूसरा कर रहा है, दूसरे ने किया है कत्ल या करवाया है। लेकिन यहाँ जो पहाड़ी पुरुष है वह कुल्हाड़ी अपनी रखे हुए है और उसमें धार वह खुद पैदा कर रहा है, उसका इस्तेमाल भी ये स्वयं करेगा। कवि की चेतना में बहुत कुछ ऐसा है जो अपने पूर्ववर्ती कवियों से उसको बहुत आराम से जोड़ देती है। मित्रों, सचमुच बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं, और मुझे लगता है कि जैसे केदारनाथ सिंह, जैसे अरुण कमल, जैसे रघुवीर सहाय या उनके पहले या परवर्ती हिंदी कविता में जो महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी कविता से निर्मला पुतुल की कविता का गहरा संबंध है, और उस संबंध को ध्यान रखते हुए हमें निर्मला पुतुल की कविता के पास जाना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा उचित लगता है। बहुत ज्यादा समय अब नहीं लूंगा मैं, 5-7 मिनटों में अपनी बात मैं पूरी करना चाहूंगा। निर्मला पुतुल की बहुत सारी कविताएं हैं जो स्मरण में हैं, और मन करता है कि उनकी भी मैं चर्चा करूं, लेकिन जाहिर है कि एक व्याख्यान में सबकी चर्चा करने का ना अवसर है, ना उसका कोई औचित्य होता है। लेकिन एक दो कविताओं की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी काव्य संवेदना को समझने के लिए उन कविताओं से गुजरना बहुत जरूरी है।
एक कविता है उनकी जिसका शीर्षक है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। बाबा कहते हैं पिता को, अपने पिता को संबोधित करती हुई कहती है एक लड़की, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। ये जो कविता है मित्रों, इसकी जो संरचना है, इसका जो ढांचा है, इसमें मुझे नजर आती है कुछ उस तरह की संरचना जो नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध कविता है अकाल, उसकी संरचना है। अकाल और उसके बाद 8 पंक्तियों की उस कविता में 4 पंक्तियां एक ढंग की और दूसरी 4 पंक्तियां अलग ढंग की, अलग मिजाज, मिजाज बदल जाता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में कविता का मिजाज बदलता है, कविता का रंग बदलता है। आप देखिए अकाल और उसके बाद को देखिए, पहले की 4 पंक्तियों को ध्यान में रखिए, और यहां आप देखिएगा उतनी दूर मत ब्याहना बाबा कविता, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने आ जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। यहां मत, ये नहीं, ये नहीं, यहां मत ब्याहना, यहां मत ब्याहना, यहां मत, वो सब निगेट कर रहे हैं कि यहां उस निगेटिव सारी आधी कविता जो है चलती है उसी स्वर में, नकार में चलती कि यहां नहीं मुझे ब्याहना, यहां नहीं, मेरे लिए तुम रिश्ता देखना, मेरे लिए वर की तलाश अगर तुम करोगे तो ऐसे वर से तलाश नहीं करना, ऐसे घर को मत खोजना, ऐसे गांव में मत जाना जहां ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, सबको निगेट करती चलती है, सबका नकार करती चलती है लड़की। वो बाद में उसका स्वर बदलता है और वह अलग ढंग से बात करती है। और तो और बड़ी मार्मिक पंक्तियां मुझे लगी है, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह से हाथ उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ। ये इतना बढ़िया मुहावरा मुझे लगता है कि सचमुच निर्मला पुतुल की जो कविता का मर्म है वो इस तरह की कविताओं में झांकता है। जो हाथ लिखना नहीं जानता है, ह से हाथ, अभी हमने देखा है केदारनाथ सिंह की कविता में क से कत्ल, निर्मला पुतुल की एक दूसरी कविता में प से पिजाना, और एक तीसरी कविता में ये कह रही हैं ह से हाथ। ह जो लिखना नहीं जानता है, ह से हाथ उसके हाथ मत देना कभी मेरा हाथ। हाथ देना, विवाह होना, मेरा हाथ उसके हाथ में मत देना जो ह से हाथ नहीं लिखना जानता हो। ह से हत्या लिखने वाले लोगों के इस दौर में, ह अक्षर से हत्या लिख देने वाले, बना देने वाले इस दौर में निर्मला पुतुल कहती हैं कि ह से जो हाथ लिख दे, जिसको ये समझ हो कि उस वर्ण से क्या बनाना चाहिए, तभी ऐसे ही व्यक्ति से मेरा ब्याह करना, अपने पिता को कह रही हो। हाथ, ये हाथ मित्रों क्या है, बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। हाथ, हाथ, छोटे हाथ सवेरा होते लाल कमल से खिल उठते हैं, करनी करने को उत्सुक हो धूप हवा में हिल उठते हैं। प्रगतिशील कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता में हाथ इसी तरह से आता है, अरुण कमल की कविता में हाथ आता है। आप देखिए केदारनाथ सिंह की कविता में हाथ आता है, और कैसे आता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। हाथ की तरह, हाथ जैसी गर्मी, न कम न ज्यादा। हाथ में जैसी गर्मी होती है उतनी ही गर्मी अगर हो दुनिया में, तो रहने लायक दुनिया होगी, वह बड़ी खूबसूरत दुनिया होगी।
केदारनाथ सिंह की यह कामना है। निर्मला पुतुल की कविता में जो बेटी है वह अपने पिता से जो प्रार्थना कर रही, जो निवेदन कर रही है, उसमें ह से हाथ को याद कर रही है। और मैं समझता हूं कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। हाथ जब ठीक है तो हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाने के लिए होता है, साथ ही हाथ बढ़ाना। हाथ जो गला दबाने के लिए हो उसको हाथ नहीं कहेंगे। हाथ सचमुच एक सहयोग का रिश्ता कायम करने वाला एक बहुत बड़ा साधन है। मैं समझता हूं कि निर्मला पुतुल की कविता में बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं, संरचना के स्तर पर, भाषा के स्तर पर तो है ही, संवेदना के स्तर पर बहुत गहराई में कवयित्री जाती है और वह हमको बताती है, अपने पाठकों को बताती है कि आज के समाज में एक स्त्री की, एक आदिवासी की जो व्यथा है, उसको ऊपरी निगाह से देखने से काम नहीं चलेगा। उसके अंदर प्रवेश करने से ही हम वहां जो एक विराट शून्य है, उस विराट शून्य तक पहुंच पाएंगे। मैं समझता हूं मित्रों कि निर्मला पुतुल की कविता में बार बार इस तरह की संवेदना आती है और हमारे दिल में वह घर कर जाती है, बस जाती है। मनुष्यता को बचाए रखने की कामना सबसे बड़ी कामना होती है। इससे बड़ी कोई कामना नहीं होती। मानवीयता को बचाए रखना, महाभारत कार की यही चिंता थी, व्यास की यही चिंता थी, वाल्मीकि की यही चिंता थी। धर्म को बचाए रखना, सत्य को बचाए रखना, मनुष्यता को बचाए रखना है, पानी को बचाए रखना है। पानी, आप याद कीजिए रहीम को, पानी को बचाने की चिंता, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुनिए। पानी क्या है? जीवन है। और वह अगर पानी, तीनों अर्थों में अगर पानी सुरक्षित नहीं है, बचा हुआ नहीं है, तो जीवन भी बचा हुआ नहीं रहेगा। दूब, दूब आती है, केदार जी कहते हैं कि है अभी बहुत कुछ अगर बची है दूब। दूब क्या है? मनुष्यता को बचाए रखने की कामना है। सपने बचे रहें, सपने अगर बचे रहेंगे तो समाज बचा रहेगा, दुनिया बची रहेगी और दुनिया, एक बेहतर दुनिया की संभावना बची रहेगी। मुझे निर्मला पुतुल ने अपनी एक कविता में लिखा, आओ मिलकर बचाएं, ये शीर्षक है उनकी कविता का। उसमें कहती हैं वो कि बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया एक शराब होती है जो स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है, झारखंड में बनती है, उसको हड़िया कहते हैं। पूरी की पूरी बस्ती को डूबने से बचाना चाहती। कहाँ डूबने वाली है बस्ती? वो हड़िया में डूबने वाली है, हड़िया शराब में। और आप जानते हैं मित्रों की किस तरह से स्थानीय स्तर की शराब पी करके हजारों हजार लोग अकाल कवलित होते हैं। निर्मला पुतुल को अपनी पूरी बस्ती की चिंता है, केवल स्त्री की चिंता नहीं, केवल एक पुरुष की चिंता नहीं, केवल आदिवासी की चिंता नहीं। उस चिंता में संपूर्ण समाज के बचाने की चिंता शामिल है, उसकी कामना शामिल है। पूरी बस्ती को डूबने से बचाने की यह चिंता निर्मला पुतुल की अत्यंत मानवीय चिंता है, अत्यंत महत्वपूर्ण चिंता है। मुझे पाब्लो नेरुदा की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, जहां उन्होंने कहा, कविता को एक तरह से परिभाषित करते हुए कहा कि कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर वह ओस की एक बूंद को बचा नहीं पाएगी। अगर कविता ओस की एक बूंद को बचा रखने में सफल होती है तो वो कविता मानी जाएगी, वरना उसे कविता कहलाने का हक नहीं है।
निर्मला पुतुल की कविता सचमुच ऐसी है जिसमें गहरी संवेदना व्याप्त है, और ऐसी संवेदना की आज समाज को सख्त जरूरत है। ऐसे दौर में हम जब सबको भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास, अपनी तमाम चीजों को, तमाम जो मूल्यवान चीजें हैं, हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। निर्मला पुतुल की कविता हमको बताती है कि हमें अपनी जमीन से, अपने लोगों से, अपने पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, खेत, तमाम चीजों से प्रेम होना चाहिए। और अगर यह प्रेम बचा हुआ, यह लगाव बचा हुआ है, तो समाज बेहतर बनेगा, इसकी आशा भी बची हुई है। और मैं समझता हूं कि इस तरह इन चीजों को बचाए रखने की कामना एक अत्यंत मानवीय कामना है, जो निर्मला पुतुल की कविता की एक बड़ी विशेषता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, और एक बार आप सबके प्रति अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अपने सभी मित्रों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों के साथ अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी मित्रों को याद करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।